तो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस की जो हम लोगों की सीरीज चल रही है 6 to 8th क्लास की एससीईआरटी की, उसमें आज की वीडियो में ये आपका 13वीं क्लास है, मतलब क्लास नंबर 13 है। ठीक है, 12 क्लासें हमारी पूरी हो चुकी हैं और ये 13वां आपका क्लास है। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पौधों में पोषण और जंतुओं में पोषण। 2 चैप्टर्स इसमें मैंने लिए हैं और उनको मैंने नीचे अंडरलाइन कर दिया है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है और फालतू की चीज़ों को नहीं पढ़ सकते। तो जंतुओं में पोषण और पौधों में पोषण दोनों को पढ़ेंगे। और यहाँ पे सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस आपका है इसमें, देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट जो सिलेबस आपका बनाया गया है इसी के बेस पे, ठीक, पौधों का पोषण और जंतुओं में पोषण। तो इस तरीके से आज हम लोग 2 चैप्टर को पढ़ेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, पहले जंतुओं पौधों में पोषण को देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले, ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लें क्योंकि रेड से ही मैंने अंडरलाइन किया है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए वे स्वपोषी कहलाते हैं। मतलब जो भी जीव है वो अगर स्वयं अपना भोजन बना ले तो वो स्वपोषी कहलाएंगे। तो इसमें तो जो पौधे होते हैं वही स्वपोषी होते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब नीचे लिखा है कि हरे पौधे द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करना कैसे। पत्तियों में भोजन बनाने के लिए कौन कौन से पदार्थों का होना आवश्यक है। लिखा है भोजन बनाने के लिए पत्तियों में पर्णहरित जल जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, किंतु ये पदार्थ पत्तियों तक कैसे पहुंचते हैं। अब देखिए, पत्तियों में क्या पर्णहरित लवक पाया जाता है, पर्णहरित नामक वर्णक पाया जाता है। ठीक है, बायो के काफी लोग होंगे तो उन लोगों को लगभग ये चीजें आती होंगी। जो सौर ऊर्जा सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करता है, पर्णहरित की उपस्थिति के कारण ही पत्तियां हरी होती हैं। तो इस तरीके से ये होगा, बस इसकी जो रिएक्शन है उसको आप लोग याद रखिए। ये देखिए यहाँ पे लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और यहाँ पे सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति और पर्णहरित की उपस्थिति में ये बन जाएगा आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन में। ठीक है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जो इक्वेशन है ये थोड़ी सी गड़बड़ है। 6CO2 होना चाहिए। 6CO लिखा है तो यहाँ पे 6CO2 कर लीजिए। 6CO2, ठीक, प्लस 6H2O, फिर सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति यहाँ पे दे दी गई, फिर C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज का होता है। ठीक है, फॉर्मूला। और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन कितना 6O2, तो आपकी 6O2 यहाँ पे बन जाएगी। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपकी ऑक्सीजन कैसे बनती है, वो ऑक्सीजन हमारे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये कैसे बनाते हैं, ये सब कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसकी ऑप्शन दे दी जाएंगे। तो ये आपकी जो है यही आपकी बिल्कुल सही रिएक्शन है। ठीक है, बस 6CO2 कर लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए उदाहरण के लिए आलू के पौधे पौधे में तने में, ठीक, आलू के पौधे में तने में, मूली की जड़ों में, गोभी की फूल में, पालक की पत्तियों में, टमाटर भिंडी मिर्चा आदि के फलों में भोजन संचित होता है। तो आलू है ये तना है, मूली आपका जड़ है, गोभी आपका फूल है, पालक पत्ती है, टमाटर भिंडी मिर्चा आदि ये फल हैं आपके। ठीक है, मतलब सब्जी ही है, लेकिन वो पौधे का जो भाग है लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। एक अभी पिछली वीडियो में ही लोग किसी ने पूछा था कि सर ये जो है ये फल है कि सब्जी। तो है तो ये सब्जी, लेकिन अगर पौधे का भाग पूछा जाए तो पौधों के भाग में सब्जी थोड़ी ना होता है, फल होता है ना। तो यहाँ पे टमाटर भिंडी मिर्चा आदि ये क्या है, फलों में संचित होता है। ये आपके फल हैं, पौधे का जो भाग है वो है उसका फल है, लेकिन है तो ये सब्जी है। ठीक है तो ये सारी सब्जियां हैं। ठीक, आगे देखिए, इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ उन्हीं को लिखा है। अब परपोषी किसे कहते हैं। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं अथवा या अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ऐसे पौधों को परपोषी कहते हैं। तो पौधों में देखा जाए तो पौधे परपोषी होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो परपोषी होते हैं, और इंसान जितने भी होते हैं वो सब परपोषी होते हैं। या तो वो पेड़ पौधों पर डिपेंड करते हैं या तो जीव जंतुओं पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो वो तो अपना परपोषी ही होते हैं, मृतोपजीवी। अब देखिए जो परपोषी पौधे होते हैं वो मृतोपजीवी क्या होते हैं। सड़े गले पदार्थों अथवा पुरानी लकड़ी के ऊपर छतरीनुमा आकृति को उगते देखा है या किस रंग में होते हैं। तो ये जो यहाँ पे लिखा है, उदाहरण के लिए कुकुरमुत्ता, ब्रेड मोल्ड आदि, ये दोनों क्या है, मृतोपजीवी हैं। ये अपने आप अपना खाना नहीं बना पाते। ठीक है, भोजन तैयार नहीं कर पाते हैं। अब देखिए परजीवी किसे कहते हैं। अक्सर आपने सड़क के किनारे लगे हुए वृक्षों के तनों अथवा शाखाओं से लिपटी पीले रंग की संरचना देखी होगी। कई बार तो यह पूरे वृक्ष पर ही छा जाती है। यह अमरबेल है, तो अमरबेल से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अमरबेल में जड़ें नहीं पाई जाती हैं। यह अपने भोजन के लिए पूरी तरह से पोषी, जिस पर ये उगते हैं, मतलब जिस पौधे पे ये उगते हैं उसी पर पूरा निर्भर करते हैं। इसमें चूसकांग पाए जाते हैं।
जिसकी सहायता से या पोषी से ही भोजन तथा जल प्राप्त करते हैं। मतलब जिस पौधे पर लिपटे होंगे उसी से ये मतलब प्राप्त करते हैं भोजन। ठीक है, तो ऐसे पौधे पूर्ण परजीवी कहलाते हैं। तो ये जो अमर बेल है, ये क्या, अगर ऑप्शन आ जाए कि परजीवी इसमें से कौन सा पौधा है, तो उसमें कौन सा आ जाएगा आपका, अमर बेल। ठीक, इस तरीके से इसको समझिए। आइए अब ऐसे कुछ कुछ ऐसे पौधों पर चर्चा करेंगे जो साथ साथ इस प्रकार रहते हैं जिससे दोनों को लाभ पहुंचे। पौधों का एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध सहजीवन कहलाता है। मतलब सहजीवी, सहजीविता कैसे, सहजीवी पौधे कौन से होते हैं, तो बस सीधे सीधे यहाँ पे देख लिए, कवक और शैवाल हैं जो, कवक और शैवाल जिस मतलब ऐसे पौधे जिनको जो एक दूसरे को फायदा पहुंचाएं, ठीक है, वो सहजीवी पौधे कहलाते हैं। तो कवक और शैवाल ये आपके सहजीवी पौधे के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं। अब कीट बच्ची पौधे कौन होते हैं, जो पौधे कीटों को खा लेते हैं। जैसे छोटे छोटे आपके मतलब मेढक कीटक भी खा लेते हैं, ठीक है, और छोटे कीटों को खा लेते हैं, तो उनको क्या कीट बच्ची कहते हैं, कीट बच्ची पौधे। तो इसमें देखिए सीटेट में काफी पूछा जाता है, घटपर्णी, नेपेंथीज भी इसको कहा जाता है, नेपेंथीज। ठीक, घटपर्णी जो है वो आपका कीट बच्ची पौधा है, लिख लीजिए इसको चाहिए तो। और जो ये घटपर्णी है ये आपका पाया कहाँ जाता है, भारत में गारो और खासी की पहाड़ियों पर। ठीक, भारत में गारो गारो की खाड़ियाँ और खासी की पहाड़ियों पर ही ये पौधा पाया जाता है। इसके अलावा ड्रोसेरा, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये दोनों भी कीटपक्षी पौधे हैं। तो कीटपक्षी पौधे अगर पूछे जाए तो आप घटपर्णी, ड्रोसेरा, वीनस वीनस फ्लाई ट्रैप, इनको याद कर लीजिए, ये आपके कीटपक्षी पौधे हैं। ठीक, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब जंतुओं में पोषण को देख लेते हैं। जंतुओं में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें देखते चलते हैं। अब देखिए पाचन होता है, तो इसमें कौन कौन से प्रमुख भाग है, तो देख लीजिए, मुंहगुआ, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदाद्वार या मलद्वार। ठीक, आहार नाल के विभिन्न भाग हैं। ठीक, पाचन निम्न प्रकार से होता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, हाँ, अब जो इंपॉर्टेंट चीजें उन्हें देखते चलेंगे, फिर 8th क्लास में और अच्छे से इन सब चीजों को क्लियर किया गया। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक, 4 प्रकार के जो दांत होते हैं उनके कार्य भी क्वेश्चन आ सकता है कि काटने का कार्य कौन किस प्रकार का दांत करता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए कृंतक 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, फिर चवर्णक। ठीक, तो कृंतक काटने का कार्य करते हैं, रदनक फाड़ने का कार्य करते हैं, अग्रचवर्णक पीसने और चबाने का कार्य करते हैं, और चवर्णक पीसने और चबाने का कार्य ये भी करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 4 प्रकार के आपके दांत हो गए। फिर अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, बन सकता है दांतों की ऊपरी परत इनेमल कहलाती है, या हमारे शरीर में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ है। पूछ दिया जाए हमारे शरीर में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ क्या है, तो वो है इनेमल की परत जो दांतों के ऊपर पाई जाती है। यह मुख्यतः कैल्शियम एनेमिलिन नामक लवण और प्रोटीन से बना होता है। ठीक, अब देखिए लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। बस छोटी छोटी चीजों को यहाँ पर देखते चलिए। ठीक, अब देखिए अमाशय की दीवारों से जठर रस का स्राव होता है, जिसमें पाचक एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं श्लेष्म पाया जाता है। तो दीवारों की जो जठर रस स्रावित होता है उसमें जठर रस में क्या क्या चीजें होती हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्म पाया जाता है। पाचक एंजाइम पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है, और रेनिन दूध को दही में बदलता है। रेनिन क्या करता है, दूध को दही में बदलता है। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनको देखते चलिए बस। यहाँ पर पित्ताशय से निकलने वाला पित्त रस, तो पित्ताशय से पित्त रस और अग्नाशय से अग्नाशयी रस दोनों ही नलिकाओं के द्वारा पहुंचते हैं। तो दोनों में कौन कौन से रस होते हैं इनको बस देखते चलिए। ठीक, तो ये देखिए इस प्रकार पोषण की जो प्रक्रिया है वो कितने चरणों में पूर्ण होती है, पहले अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण, फिर बहिक्षेपण। ठीक, ये आपकी पूरी प्रक्रिया है। ठीक है, अब देखिए घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। अब देखिए घास खाने वाले जितने भी जीव जंतु होते हैं वो चबाते हैं, तो चबाने का यह प्रक्रम रोमंथम कहलाता है। तो चबाने का प्रक्रम क्या कहलाएगा, रोमंथम। ठीक, जो चबाते हैं उनको क्या कहते हैं, रोमंथम, और ऐसे जंतु जो चबाते हैं उनको क्या कहते हैं, रोमंथी या रूमिनेंट कहते हैं। ठीक, रूमिनेंट कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी अगर हाईलाइट की होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो 7th क्लास की ये आपके जो दो दो चैप्टर थे कौन कौन से है इसको देख लेते हैं अभी। एक तो जंतुओं में पोषण था, एक था मतलब पौधों में पोषण। 7वां और छठा लेसन, छठा और 7वां लेसन आपका ये कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 8वां और 9वां चैप्टर पढ़ेंगे, और वही बात है कि आपका 3 से 5 अप्रैल तक आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और उसके ऊपर उसके बाद टॉप 1000 क्वेश्चंस मैं कराने की कोशिश करूंगा आपके विज्ञान के। और उसके लिए सिर्फ ये एससीईआरटी की बुक से काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो हूबहू इससे मैच खाता है। ठीक, तो इसलिए इसको कराना बहुत जरूरी है। इसके बाद जो मैं 1000 क्वेश्चन का सोच रहा हूँ वो आपके होंगे
एक तो आपका एनसीईआरटी सार संग्रह है, ठीक है, महेश वर्णवाल जी हैं, काफी फेमस राइटर हैं, उनकी बुक है एनसीईआरटी सार संग्रह, उससे है। लूसेंट है, और जो आपकी घटना चक्र की बुक है, ठीक है। इन सब से मिला के जो क्वेश्चंस बनेंगे उनको मैं कराने की कोशिश करूंगा 1000, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।